आज हम सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ छात्रों ने इस विषय पर वीडियो की मांग की थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 16 अंकों के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड का परिचय लिखेंगे, फिर उनके द्वारा दी गई व्यक्तित्व की संरचना यानी इद, एगो और सुप्रेगो के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चेतना के स्तरों कॉन्शियसनेस लेवल्स के बारे में जानेंगे, फिर उनके यौनिक विकास के चरणों साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उनकी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म और शैक्षिकी महत्व एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस को समझेंगे और अंत में निष्कर्ष कंक्लूजन लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मानसिक विकास और व्यक्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रॉइड का जन्म 1856 में हुआ और उनका काम 1939 में समाप्त हो गया। उन्होंने अपने जीवन के काफी समय में मानसिक रोगों को समझने और उनका इलाज करने के लिए नए तरीकों को अपनाया। मनोविज्ञान में फ्रॉइड का योगदान। फ्रॉइड ने अपने सिद्धांतों से मानव व्यवहार को समझने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने मानसिक अवस्थाओं को समझने के लिए अवचेतन इच्छाओं, भय और यादों को अधिक महत्व दिया। उन्होंने साइकोएनालिसिस का विचार दिया, जो एक तरीका है जिसमें बातचीत और मुक्त सहयोग का उपयोग करके मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। साइकोएनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन की गहराइयों तक जाता है और अपने अवचेतन विचारों और यादों को समझने की कोशिश करता है। आधुनिक मनोविज्ञान पर प्रभाव। फ्रॉइड के सिद्धांतों का मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके विचारों ने व्यक्तित्व सिद्धांत, क्लिनिकल साइकोलॉजी और विकासात्मक मनोविज्ञान जैसे कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उन्होंने जो अवधारणाएं दी, जैसे अवचेतन मन, रक्षा यंत्रणाएं और यौनिक विकास के चरण, आज भी मनोविज्ञान के अध्ययन में केंद्रीय विषय हैं। हालांकि उनके कुछ विचारों की आज आलोचना भी की जाती है और कुछ को बदला गया है, लेकिन उनके द्वारा दी गई सिद्धांतों का प्रभाव आज भी जीवित है और मनोविज्ञान के कई क्षेत्रों में उपयोगी है। फ्रॉइड के अनुसार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण 3 चीजों से होता है: इद, सुपर एगो और ईगो। इद हमारा सबसे प्राचीन हिस्सा होता है, जो सुख के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। ये तुरंत संतुष्टि चाहता है, बिना किसी चिंता के। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख लगती है तो इद चाहता है कि आप तुरंत खाना खाएं। सुपर एगो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नैतिक सिद्धांत मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको परीक्षा में नकल करने का मन हो तो सुपर एगो आपको रोकता है और कहता है कि यह गलत है। ईगो इद और सुपर एगो के बीच संतुलन बनाता है और वास्तविकता सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख लगी है लेकिन आप रात के खाने का इंतजार करने का फैसला करते हैं, तो ईगो आपका निर्णय ले रहा होता है कि कब और कहाँ खाना खाएं। फ्रॉइड ने कहा कि हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन अनकॉन्शियस होता है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। चेतन कॉन्शियस। चेतन में हमारे वही विचार और भावनाएं होती हैं जो हमारे मन में अभी चल रही होती हैं। जैसे अभी आप जो सोच रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं। पूर्व चेतन प्रीकॉन्शियस। ये वही हिस्सा है जहां कुछ विचार और यादें होती हैं जो हमारे मन में तुरंत नहीं आती, लेकिन थोड़ा सोचने पर याद आ जाती हैं। जैसे आपका पुराना स्कूल का नाम या पुराना दोस्त। अवचेतन अनकॉन्शियस। अवचेतन में वे यादें और अनुभव छुप जाते हैं जो हमें दर्द या परेशानी दे सकते हैं। ये हमारे व्यवहार को बिना हमें पता चले प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं, हो सकता है कि आपका अवचेतन उस व्यक्ति से जुड़ी कोई पुरानी याद को याद कर रहा हो। फ्रॉइड ने व्यक्ति के विकास को कुछ यौनिक विकास के चरणों में बांटा था। हर स्टेज में व्यक्ति का विकास अलग होता है। मौखिक अवस्था ओरल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे का ध्यान अपने मुंह पर होता है। अगर यह स्टेज सही से पूरी नहीं होती तो व्यक्ति में मौखिक दोष ओरल फिक्सेशन हो सकता है, जैसे उंगली चबाना या ज्यादा खाना खाना। विश्लेषणात्मक अवस्था एनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा अपने शरीर के नियंत्रण को समझता है। अगर इस स्टेज में कुछ कमी होती है तो व्यक्ति में विश्लेषणात्मक दोष हो सकता है, जैसे सफाई की अत्यधिक लगन या पुरानी चीजों को बेवजह रखना। लिंग अवस्था फैलिक स्टेज। इस स्टेज में बच्चे अपने शरीर के हिस्सों पर ध्यान देने लगते हैं। यहाँ ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ईडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विचार आता है। जैसे लड़का माँ से प्यार करता है और पिता को अपना प्रतिद्वंदी समझता है, इसी तरह लड़की अपने पिता से प्यार करती है और माँ को अपना प्रतिद्वंदी समझती है। लेटेंसी अवस्था लेटेंसी स्टेज। यहाँ यौन इच्छाएं सुप्त हो जाती हैं।
बच्चे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और नए कौशल सीखते हैं। जननांग अवस्था, जेनिटल स्टेज। जब व्यक्ति परिपक्व होता है तो यौन परिपक्वता प्राप्त करता है और परिपक्व रिश्ते बनाता है। विज्ञान आधारित प्रमाण की कमी। फ्रॉइड के सिद्धांतों को वैज्ञानिक तौर पर टेस्ट करना मुश्किल है। उनके कई विचार, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स और अवचेतन को व्यवहारिक रूप में प्रमाणित करना कठिन है। यौनता पर अत्यधिक जोर। फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में यौनता को अधिक महत्व दिया। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने मानव व्यवहार को केवल यौन दृष्टिकोण से समझा। पुराने दृष्टिकोण। आज के समय में फ्रॉइड के कुछ विचार पुराने हो चुके हैं, जैसे उनका लिंग ईर्ष्या का विचार, जो अब लैंगिक पक्षपातपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील माना जाता है। व्यक्तित्व विकास की समझ। फ्रॉइड के सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बचपन के अनुभव व्यक्ति के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षक इससे अपने छात्रों के व्यवहार को समझ सकते हैं। भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याएं। अगर किसी छात्र को भावनात्मक या व्यवहारिक समस्याएं हो तो शायद उसका संबंध फ्रॉइड की थ्योरी से हो सकता है, जैसे अवचेतन या पुरानी यादें उनके व्यवहार को प्रभावित कर रही हों। मानसिक विश्लेषण। फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस शिक्षा क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है, जहां पर छात्रों को उनकी अवचेतन समस्याओं को समझने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। फ्रॉइड का सिद्धांत हमें ये समझाता है कि हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन अनकॉन्शियस होता है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। उनके सिद्धांत आज भी मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। अगर हम उनके विचारों को समझकर अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम अपने व्यक्तित्व और दूसरों के व्यवहार को बेहतर समझ सकते हैं। धन्यवाद।